नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की सीरीज़ चल रही है उसमें अगर हम देखें तो पेट एग्ज़ाम का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें हमने प्राचीन इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके सिलेबस में दिए हुए थे सब कवर हो गए हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, सारा वहाँ पे कवर हुआ है। अब हमारा जो नया है, हमने यहाँ पर देखा इसको जो मध्यकाल का जो टॉपिक आपका है बाबर से शुरू किया है, ठीक है। और मध्यकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे अब अगर हम देखें तो मुगल काल में, अगर मध्यकाल में मुगल काल के मुगल वंश की बात करेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी का हम अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जो उसके बाद जो हमारा वीडियो आपको मिल रहा है उसके साथ साथ आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर हमारा वीडियो अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। हम आज का जो हमारा क्लास है बाबर के बारे में हम देखेंगे, इसके टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन से इतने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, ठीक है। और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम देखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप एग्ज़ाम के अनुसार अगर हम देखें, क्योंकि जो मध्यकाल है भारतीय इतिहास में मध्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाबर के कुछ उसके संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो मुगल वंश की अगर स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है। उसके बाद बाबर का शासनकाल अगर हम देखें तो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चलता है। तो आपको ये जो टाइम पीरियड इसका ये याद रखना पड़ेगा, है ना। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो टाइम था बाबर का वो कब से कब तक माना जाता है, या फिर किसी और भी शासक का आपको टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो 1526 से 1530 के बीच तक जो बाबर का शासनकाल है वो चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके पूरा नाम की बात करेंगे तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला हमारा पॉइंट है, अगर हम इसका जन्म देखें तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था, ठीक। 14 फरवरी 1483 को फरगना स्थान है वहाँ पर हुआ था, ठीक। तो आपको जो इसका जन्म है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 14 फरवरी 1483। कब? 14 फरवरी 1483 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबर चगताई तुर्क था। अगर इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। तो उमर शेख मिर्ज़ा जो इसके पिता थे, तो इसके पिता अगर आप देखेंगे इसके पिता की ओर से बाबर क्या था? ये अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था, ठीक। जो इसके पिता थे तो बाबर अपने पिता को की ओर से तैमूर का वंशज मानता था। ये कहता था मैं तैमूर का वंशज हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी माता की ओर से देखें, जो इसकी माता थी कुतलग निशा, तो ये अपनी माता की ओर से चंगेज खां का वंशज मानता था, है ना। तो इन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, तैमूर का वंशज मानता था और चंगेज का वंशज मानता था बाबर, ठीक। पिता की ओर से तैमूर का और माता की ओर से चंगेज खां का। क्लियर? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, 11 वर्ष की उम्र 1494 ईस्वी में, ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना और 1508 में इसने कंधार पर विजय प्राप्त किया। ये आपको याद रखना है, ठीक। 11 वर्ष की उम्र में बना था और 1494 ईस्वी में पहले ये फरगना का शासक बना, उसके बाद ये कंधार पर विजय पाया। कब? 1508 ईस्वी में, ठीक है। आइए और हम पॉइंट देखते हैं। तो हमने उसके बाबर से संबंधित जो संक्षिप्त परिचय था उसने हमने अब देखेंगे तो इसमें जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे डिस्कस किया। अब उसमें अगर आगे चलते हैं तो इसमें जो आपका अगला पॉइंट है, मुगल वंश की स्थापना किस तरीके से होती है, ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं घटी जब मुगल वंश की स्थापना हुई, तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपने देखा कि ऊपर जो बाबर का टाइम पीरियड हमने देखा कि 1526 से लेकर 1530 तक चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1526 में देखेंगे तो इस पॉइंट में लिखा है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक, जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोदी।
तो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ और इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मुगल वंश की स्थापना हुई, तो मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? हराया था। यानी ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें तो पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का प्रमुख युद्ध था। इसके पश्चात ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की गई। यह आपका युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लेगा एक बेसिक सा क्वेश्चन कि मुगल वंश की सत्ता भारत में किस युद्ध के बाद या कब कायम हुई, तो आप कह सकते हैं कि 1526 के बाद या फिर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जो हमारा अगला पॉइंट है ये, अब बाबर ने कौन कौन सी उपाधियाँ ली थी, है ना। देखिए अभी तक देखेंगे आप प्राचीन इतिहास में अगर आप बात करेंगे, मध्यकालीन इतिहास में, इसमें जितने भी शासक हुए हैं, अगर उन शासकों ने अगर कोई उपाधि ली है तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उपाधियों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं बाबर ने कौन सी उपाधि ली थी। इसने अपनी सेना में तोप शामिल की और जो पूर्व के सुल्तान हुआ करते थे वो मिर्जा की उपाधि देते थे। ठीक है, यानी इसने मिर्जा की उपाधि ली थी। उसके बाद देखें तो किंतु इसने पातशाह की उपाधि लेना शुरू किया और इसने पातशाह की उपाधि ली। अगर हम देखें तो बाबर ऐसा, मतलब पहला अगर हम मुगल वंश में देखें तो ऐसा शासक था जिसने मिर्जा की उपाधि ना ले करके उसके बाद में किसने पातशाह की उपाधि धारण करी थी। क्लियर, चलिए अब भारत पर आक्रमण से पूर्व की जो घटनाएं हुई थी बाबर के साथ उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व ये काबुल, कंधार, समकंद आदि पर विजय प्राप्त कर चुका था। इसको आप स्टार बना लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत पर जब आक्रमण किया, भारत पर जब बाबर आक्रमण किया तो उससे पहले इसने 3 क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी विजय प्राप्त कर लिया था। कहाँ कहाँ? काबुल पर, कंधार पर और समकंद पर। ठीक है, इन तीनों जगह पर इसने अपना विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बाबर की हम आत्मकथा की बात कर लेते हैं। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, तो उसको देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। उसमें उसने लिखा कि जब मैं हिंदुस्तान विजित किया, ठीक है, तो उस समय हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासकों तथा 2 काफिर बादशाहों का शासन था। मतलब ये जो बाबरनामा पुस्तक है बाबर के द्वारा लिखी गई और इसमें इसने ये वर्णन किया था कि जब ये इसके आक्रमण विजय को, जब भारत को जब विजय प्राप्त किया था तो उसमें 5 मुसलमान शासक थे और 2 काफिर बादशाह थे। ठीक है, उसके बाद देखें तो बाबर के अनुसार 5 जो मुसलमान राज्य थे कौन कौन से थे? दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा तथा बंगाल। ठीक है, और 2 काफिर कौन कौन से राज्य थे? विजयनगर और मेवाड़। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की लड़ाई से पहले भारतीय क्षेत्रों पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किया और बाबर भारत खैबर दर्रे से होकर आया था। उसे पहली बार उसने 1519 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 बार नहीं होगा, एक्चुअली में ये 5 बार होगा। इसको याद रखिएगा आप, ये मिसप्रिंट हुआ है 5 बार। ठीक, भारत पर अगर आप आक्रमण देखेंगे तो बाबर के द्वारा 5 बार किया गया था और ये कहाँ से आया था? खैबर दर्रे से आया था। ठीक है, अब हम बाबर के कुछ जो प्रमुख युद्ध थे उसको हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब इसमें जो मेन पॉइंट हम देखें तो ये युद्ध अगर हम देखेंगे तो पानीपत का युद्ध भारत में इसे लाहौर के गवर्नर और इब्राहिम लोदी के चाचा, क्या नाम था उनका? दौलत खान लोदी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें बहलोल लोदी के पुत्र एक थे आलम खां लोदी। इन्होंने बाबर को आमंत्रण किया। ठीक है,
भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो किसने किसने किया था? इब्राहिम लोदी के चाचा थे दौलत खां लोदी, और बहलोल लोदी के जो पुत्र था उसका क्या नाम था? आलम खां लोदी। इन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। ठीक है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो कहीं कहीं उल्लेख ये मिलता है कि जो राणा थे, राणा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भेजा था, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मामले में आप देखेंगे तो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी को ज़्यादा बुक में प्रेफर दिया गया है कि इन दोनों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भेजा था या आमंत्रित किया था। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोदी की सेना को क्या किया? तुगलमा युद्ध नीति से बहुत बुरी तरीके से परास्त किया। तो बाबर के द्वारा लड़े जाने वाली एक नीति थी, उसका नाम था तुगलमा युद्ध नीति, है ना। तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। फिर इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध तुगलनामा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। ठीक है, तोपखाना का सबसे पहले प्रयोग और तुगलमा नीति का सबसे पहले प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। और खुशी में बाबर ने काबुल वासियों को एक एक का सिक्का भी उपहार दिया था। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को दी गई थी, है ना। अब देखें तो बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक, तो ये आपका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्याभिषेक कब हुआ था बाबर का दिल्ली में? तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुगलमा नीति जो नीति युद्ध था उसके बारे में कुछ जान लीजिए कि इसके अंतर्गत सेनाएं तीन ओर से आक्रमण करने के साथ ही तोप का भी प्रयोग करती थी या तोप का इस्तेमाल करती थी। जैसे अगर आपने जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें देखा होगा तो उसमें जो अगर उसमें जब अपना युद्ध नीति बनाते हैं तो इस तरीके से तीन ओर से लड़ने के लिए बनाते हैं। ठीक, तो पहले कुछ इसी तरीके के युद्ध लड़े जाते थे। तो आप देखेंगे तो हो सकता हो बाहुबली मूवी में जो बाबर का जो युद्ध नीति था तुगलमा युद्ध नीति उसको कॉपी किया गया हो। ठीक है, तो तीनों ओर से क्या किया था? सेनाओं को भेज दिया जाता है ना। और सेनाएं तीनों ओर से लड़ती हैं एक जैसे जाल बना करके, जाल के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और मेवाड़ के राजा किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें भी बाबर की क्या होती है? जीत होती है। और इसी युद्ध के बाद जब बाबर इसमें जीतता है तो इसी युद्ध के बाद बाबर एक और उपाधि धारण करता है और उसका नाम है गाजी। ठीक, तो गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद यानी खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने लिया था। ठीक है, चलिए अब हम चंदेरी के युद्ध की बात करते हैं। ठीक, चंदेरी का युद्ध अगर हम देखें तो 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के राजा किसके बीच हुआ था? मेदनी राय के बीच। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें भी बाबर का विजय हुआ था, है ना। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के राजा कौन थे? मेदनी राय। ठीक है, खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक, चलिए अब हम घाघरा के युद्ध की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध घाघरा बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। यानी अफगानों की ओर से और जो बाबर था इसके बीच से क्या हुआ था? लड़ा गया था। मध्यकाल का यह पहला युद्ध था जो जल थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये जो जल था, जल और थल दोनों सेनाओं के द्वारा ही लड़ा गया था। ठीक है, और ये बाबर के द्वारा अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था ये बाबर के द्वारा अंतिम लड़ाई था। और इन्हीं अगर देखेंगे तो पानीपत का युद्ध, चाहे चंदेरी, खानवा, घाघरा, जितने भी युद्ध हुए थे इन सभी में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम बाबर द्वारा कुछ रचनाएं की गई थी उसको देख लेते हैं। बाबर की एक और रचना की गई थी, उसका क्या नाम है? तुजूक ए बाबरी। क्या है? तुजूक ए बाबरी। और तुजूक ए बाबरी इसने किस में रचा था? तुर्की में रचा था इसने।
किसमें? तुर्की में। और बाबर की इस रचना को अकबर ने अब्दुल रहीम खाना के द्वारा क्या किया? तुर्की से फारसी में अनुवाद करवाया था। ये महत्वपूर्ण है कि बाबर की जो रचना रचा गया था तुजुक बाबरी, इसको किसने फारसी भाषा में कन्वर्ट किया या अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, चलिए अब हम बाबर के संतान के बारे में देख लेते हैं कि कितने पुत्र थे। ठीक, तो जो बाबर के पुत्र थे 4 थे। कौन कौन? अस्करी, कमरान, हिंदाल। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसके एक पुत्री थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या? गुलबदन बेगम। अब गुलबदन बेगम के बारे में जान लेते हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसने हुमायूं नामा की रचना की, जिसमें आधे में हुमायूं और आधे में बाबर के कार्यों का वर्णन किया है इसने। ठीक, तो हुमायूं नामा किसने रचा है? गुलबदन बेगम ने। ठीक, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। ठीक है, लेनपुल के अनुसार बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये जो इतिहासकार के द्वारा कुछ सेंटेंस जो कहे गए होते हैं, जो वाक्यांश कहे गए होते हैं, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किस इतिहासकार के अनुसार कौन सी लाइन कही गई थी। तो इसे किसने कहा था कि बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं? तो एक इतिहासकार था, उसका नाम था लेनपुल। ठीक, क्या नाम था? लेनपुल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बाबर की मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो 1530 यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। ठीक, आगरा के कहाँ? आराम बाग में। और उसके बाद उसके प्रिय स्थान काबुल में उसको दफनाया गया। यानी 2 जगह इसको दफनाया गया, सबसे पहले कहाँ? आगरा में, और उसके बाद काबुल में। ठीक है, अब बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, हुमायूं को अपना क्या किया? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट से संबंधित, मतलब बाबर से संबंधित क्या कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में जो तथ्यों से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, तो 1520, 1530, 1526 या फिर 1600 ईस्वी में। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो सभी तथ्य जो है आपका इसका आंसर इसके पहले जो वीडियो है, ठीक है ना, जो आपने अभी देखा उसमें सभी उसका आंसर मिला हुआ है। तो अगर लास्ट तक आपने देखा उसका आंसर आपको पता चल गया होगा, तो इसका ऑप्शन है 1526। उसके बाद बाबर का जन्म वर्ष क्या है, यानी किस वर्ष बाबर का जो है जन्म हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1480 ईस्वी, बी है 1485 ईस्वी, सी है 1483 ईस्वी और डी है 1500 ईस्वी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1483 ईस्वी। उसका हम देखें तो बाबर के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 4 या फिर सी होगा 2 या फिर बी होगा 5 या फिर ए होगा 3। तो ऑप्शन डी 4। ठीक है, चलिए बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। उसका 5वां हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर का पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध था या फिर चंदेरी का युद्ध था या घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध या चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबर किस युद्ध में पराजित हुआ? ठीक है, बाबर किस युद्ध में पराजित हुआ?
तो पानीपत के प्रथम युद्ध ऑप्शन ए में, या फिर ऑप्शन बी दिया है चंदेरी के युद्ध में, या ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध, या ऑप्शन डी खानवा का युद्ध, या ऑप्शन ई किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई किसी में भी नहीं। ठीक है, और हम 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए कमरान, ऑप्शन बी अस्करी, ऑप्शन सी हिंदाल, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हुमायूं। ठीक है, चलिए, और 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 9वां नंबर है कि बाबर के पुत्री का नाम क्या था? नूरजहां, कुतलुग, निगार खानम, या फिर गुलबदन बेगम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। ठीक है, और लास्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बाबर को कितने स्थानों पर दफनाया गया था? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, या फिर ऑप्शन सी केवल ए, या फिर ऑप्शन डी केवल बी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2। आपने अभी देखा कि पहले उसको आगरा में दफनाया गया, फिर उसको ले जाया गया कहाँ? काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी 2। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन से हमने इस टॉपिक से संबंधित देखे। आपको अब एक आइडिया भी लग गया होगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे बाबर से संबंधित उसको हमने सभी को देखा, डिस्कस किया, और यहाँ से आने की क्वेश्चन पूरी संभावना है पेट के एग्जाम में। और केवल ओनली हम जो पेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, पूरा हम पेट के एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सारी वीडियोस को देखिए, डेली आपको डेली और रूटीन में वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और काफ़ी आपको इससे हेल्पफुल भी मिलेगा। और एक बात और है, अभी ये सभी हमारी थियोरी की क्लासेस हैं। ठीक, जैसे ही हमारी सब थ्योरी क्लासेस फिनिश होंगी, सिलेबस सब फिनिश होगा, तो हम अब सभी जो भी थ्योरी क्लासेस हुई हैं उनसे महत्वपूर्ण जितने टॉपिक हैं उन सभी को आपसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो आप जब थ्योरी क्लासेस देख लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से आपका जो भी तथ्य है, जितने भी क्वेश्चन है इतिहास से, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।